लेकिन जब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा नहीं होगा, मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक ये सरकार चाहे आज की वालों की रहे और पीछे कांग्रेस वालों की भी रह गई है, सबका यही हाल रहने वाला है। ये तो जब तक मजदूर जागरूक नहीं होगा तब तक ये चलने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चे से मैं सतीश कुमार आपसे मुखातिब हूँ। समाज में यूँ तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी कल्याणकारी राज्य के सामने व्यक्ति की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके लिए राज्य की सरकार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जनता अपना खून पसीने की गाढ़ी कमाई बतौर टैक्स देती है। सुरक्षा के लिए तो हमारे खट्टर साहब ने बता ही दिया कि वो तो सुरक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि पास इतनी पुलिस नहीं है, एक एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो तो उन्होंने हाथ झाड़ लिए। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। शिक्षा के बारे में पिछली बार मैंने बताया था कि क्या हाल शिक्षा का है, बजट का किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से खाया जा रहा है, पूरा महकमा, पूरी सरकार जुटी हुई है। आज थोड़ी बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अक्सर हमने अखबार में मजदूर मोर्चा में छापते रहते हैं। हमारा बीके अस्पताल फरीदाबाद का या राज्य कोई भी अस्पताल ले लीजिए, उन सब की दुर्दशा है। स्टाफ आधा भी नहीं है, बिल्डिंग बनाने तक का जुम्मा है। अभी मेवाला महाराजपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग बना के दिखाने के लिए काफ़ी है कि भाई हमने बिल्डिंग बना दी है। दुनिया के नक्शे पे अमेरिका के नीचे छोटा सा देश है क्यूबा, उनका जो बजट है उसका 50%, यानी अगर 100 रुपये का बजट है तो 50 रुपया वो स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करते हैं। हमारी हरियाणा सरकार मात्र 3% खर्च करती है, और यही परिस्थिति केंद्र सरकार की है। यद्यपि स्वास्थ्य जो है कंकरेंट लिस्ट में है, राज्य भी करेगा और स्टेट भी करेगा, केंद्र भी करेगा, दोनों मिला के भी 6% नहीं कर पाते। इसके बाद सवाल आया भाई जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक मजदूर हैं, इनके लिए एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, उसके लिए ESIC का गठन किया गया, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये बाकायदा एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके एक्ट बनाया गया। ये 1952 में इसको लागू किया गया था, और ये ब्रिटिश हेल्थ सर्विस की नकल पर बनाया गया था, और ये बेहतरीन सर्विस अपनी तरफ से बनाई गई थी। और इसमें सरकार की चवन्नी खर्च नहीं होती, सारा पैसा मजदूरों के वेतन से हर महीने उनकी तनख्वाह से काट लिया जाता है। और आज की परिस्थिति यह है कि वेतन से काटा हुआ, मजदूरों के वेतन से काटा हुआ जो पैसा है वो 1 लाख करीब 65,000 करोड़ रुपया ESI के खाते में आज के दिन पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो दुर्दशा ESI की कर रखी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कहते ना पैसा नहीं है, स्टेट के पास पैसा नहीं है, केंद्र के पास पैसा नहीं है, क्या करें, तनख्वाह कहाँ से दें। यहाँ पैसा भरमार पड़ा है, फिर काम नहीं करना। ESI के जो अस्पताल हैं पूरे देश भर में, उनकी ऑक्यूपेंसी, यानी अगर 100 बेड हैं अस्पताल में तो 36 ही भरे हैं, बाकी 64 जो बेड खाली पड़े हुए हैं। क्या मरीज नहीं है? मरीज हैं, लेकिन मरने कौन आए? क्योंकि वहाँ ना डॉक्टर हैं ना साजो सामान है। दूर मत जाइए, आपका ESI का हॉस्पिटल है दिल्ली में, बसई दारापुर। एक ज़माने में करीब 10 साल पहले मैं किसी पेशेंट को लेके गया था, तो उस पेशेंट को जगह नहीं मिली। 110% ऑक्यूपेंसी चल रही थी उस वक्त। कम से कम 3 दिन पेशेंट स्ट्रेचर पे पड़ा रहा कैजुअल्टी में। उसका जब नंबर आया तो उसको वहाँ पे डाला गया। आज उसी अस्पताल की हालत क्या है? 48% की ऑक्यूपेंसी है। क्यों? क्योंकि ना डॉक्टर हैं, ना काम करने की नीयत है, ना कोई साजो सामान है। अब हमारा जब से ESI कॉरपोरेशन का यहाँ पे शुरू हुआ है फरीदाबाद में NH3 का अस्पताल, ये समझिए 2015 में इसका पहला बैच MBBS का शुरू हो गया। उससे पहले ये समझ लो 14 में कुछ थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया यहाँ पे। इससे पहले जो पुरानी बिल्डिंग में हॉस्पिटल था वो करीब 50 साल के करीब पुराना अस्पताल था और 200 बेडेड था। और 200 बेडेड अस्पताल में भी 100 सवा 100 से ज़्यादा मरीज दाखिल नहीं रहते थे, क्योंकि होता कुछ नहीं था।
रेफ़र कर दो या ना कर दो या धक्के खिलाओ, तो मरीज आमतौर पे आना पसंद नहीं करते। और कैजुअलिटी का तो जो बुरा हाल था वो पूछिए मत। हमारा 8 सेक्टर में जो ESI का अस्पताल है 200 बेड की बिल्डिंग बना रखी है। मजदूर के पैसे से 10 एकड़ के प्लॉट में 200 बेड की बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन चालू किया केवल 50 बेड, और 50 में भी 15 से ऊपर बेड कभी ऑक्यूपाई नहीं होते। उस अस्पताल के पास 14 डिस्पेंसरियां हैं। डिस्पेंसरी सुन के ताज्जुब करेगी जनता कि डिस्पेंसरी में पट्टी, मरहम पट्टी और इंजेक्शन लगाने की सुविधा नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। सारा भार जो है अब मेडिकल कॉलेज में पड़ रहा है। अब मेडिकल कॉलेज की गलती ये है, कसूर ये है, दोष ये है कि वो पागल कुत्ते का इंजेक्शन भी लगाते हैं, मरहम पट्टी भी करते हैं और हर इंजेक्शन भी लगाते हैं, और जो काम डिस्पेंसरियों को करना चाहिए वो भी ये करते हैं। ये इनका दोष माना जा सकता है। 510 बेड का ये हॉस्पिटल है, 510 बेडेड हॉस्पिटल है, और पिछले हफ्ते 950 बेड इसमें पेशेंट दाखिल थे, लगभग दुगने मान लीजिए। कहाँ तो 48% आधे पेशेंट हैं, और कहाँ बेड से दुगनी संख्या में लोग पेशेंट में पड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्टाफ उस 510 का भी पूरा नहीं है। डायलिसिस के लिए 70-80 पेशेंट हर रोज आते हैं, पूरी रात दिन, शाम रात को मेरे ख्याल में कोई 2 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक मुश्किल से 4-5 घंटे वो खाली रहता होगा, वरना वो चलता रहता है। आदमी कितने हैं? कुल 9। और इसी बसई दारापुर में कभी 10 डायलिसिस नहीं होते। आदमी कितने हैं? 26। ये वहाँ दिखता नहीं किसी को, दिखता है आंख नीचे बैठे हैं। हर एक जितने वो हेडक्वार्टर में बैठे हुए ना, कमिश्नरों की फौज बैठी है, कम से कम 2, 4, 5, 7 बैठे हैं। कोई फलाना कमिश्नर है, कोई फलाना कमिश्नर है, कोई इंश्योरेंस कमिश्नर है, कोई फलाना कमिश्नरों की लाइन लगी है। वो सारे गालियां देता हूँ, हरामखोर हैं, मजदूर का खून चूसने पे जुटे हुए हैं, काम नहीं करना बस। उनके हर कमरे में बोर्ड लगा हुआ है कि आज ESI के किस अस्पताल में कितने मरीज हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी है, वहाँ बोर्ड आता है। फिर पूछते हैं आपके कितने पेशेंट हैं? अरे बोर्ड नहीं पढ़ लेना, बोर्ड जरा कमरे में लगा हुआ है। और उस बोर्ड के हिसाब से पेशेंटों की ऑक्यूपेंसी पढ़ने के बाद आप स्टाफ क्यों नहीं प्रोवाइड करते? नॉर्म्स बने हुए हैं, इतने पेशेंट पर इतना आपका स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ नहीं देंगे आप। जब स्टाफ नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? दवाई लेने वालों की लाइन सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है, डॉक्टर के दरवाजे पे लाइन लगी रहती है, पेशेंट भी बेचारे गालियां देते हैं, करें क्या? लेकिन उनको गाली किसको देंगे? डॉक्टर को देंगे, छोटे कर्मचारी को देंगे। उनको ये नहीं पता कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो अपनी भरसक प्रयास कर रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं, ओवरलोडेड हैं। वो जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं असली हरामखोर वो हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करें, वो नहीं करेंगे प्रोवाइड। और मरीज को वो दिखते नहीं है। मरीज की नज़र तो केवल OPD में जो लोग बैठे हैं या वार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वही दिखते हैं, और ये उनको ये दिखता है काम नहीं करते। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो बैठे हुए हैं उनको नहीं दिख रहा कि हमें कितना स्टाफ है देना चाहिए। अब फैकल्टी और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के MS हैं, यहाँ के डीन हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, बेहतरीन किस्म के हैं। और बाहर से जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी ले आते हैं, एम्स से ले आ गए, सफदरजंग से ले आए, एक से बढ़िया इंस्टीट्यूशन से। आर्मी के भी 2 बहुत हाई लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर यहाँ पे डॉक्टर हैं, वो काम कर रहे हैं। वो हैरान हैं कि ये काम हो कैसे रहा है। यहाँ पे जाके बताते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर में जो कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टर जनरल साहब बैठते हैं, वो IAS रैंक के हैं। उनके ऊपर लेबर सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। चलो वो तो अफसर हैं, अफसरशाही है, लेकिन इन सब के ऊपर एक जनता का नुमाइंदा है, उन्हें कहते हैं श्रम मंत्री। यानी श्रमिकों की देखभाल करने के लिए मजदूरों का एक तरह से जनता का नुमाइंदा है, और उनके अंडर ये सारा आता है। उन्हें फुर्सत ही नहीं है, श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी। और दुर्भाग्य देखो, हम तो खुश हुए थे कि गुड़गांव के मूल निवासी हैं, जमालपुर गांव के रहने वाले हैं, और अपने इलाके के कुछ तो ख्याल करेंगे।
कतई ख्याल नहीं है। यहाँ पे आ लिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4-5 बार आ चुके हैं। कभी चुपके से आते हैं तो कभी बता के आते हैं, कभी अपना इलाज कराने आते हैं, कभी अपने परिवार का इलाज कराने आते हैं, सारा देखते हैं। लेकिन इसकी दुर्गति जो हो रही है उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 साल से ये महसूस किया जा रहा है कि बिल्डिंग कम पड़ रही है, स्टाफ बढ़ रहा है और ये बिल्डिंग छोटी पड़ रही है और मंजूर हो चुका है भाई हमें 1100 बेड का हॉस्पिटल करना है और नई बिल्डिंग का प्लान चल ही रहा है। अब सुना थोड़ी बहुत हरकत आई है कि इसके लिए कोई विज्ञापन आया है, भाई इसका लिए कोई आर्किटेक्ट लाओ, कोई नक्शे वाला लाओ, कोई कंसल्टेंट लाओ। अरे 2 साल से समस्या आ रही है सामने, आपको दिख नहीं रहा ये? अब तो चलना शुरू किया है, तो अभी तो अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं तो अगले 2-3 महीने से पहले तो इसका वो शिलान्यास होने की मुझे संभावना नहीं दिखती। हाँ, पर इलेक्शन का दौर आ रहा है, हो सकता है जल्दी कोई ड्रामा करके शिलान्यास कर दें। हालांकि जगह जितनी भी है कम है, लेकिन इसमें भी काम चलाया जा सकता है। और जगह भी पीछे मेडिकल कॉलेज के और बीके के पास दुनिया भर की जगह पड़ी है, झुग्गियाँ बसा सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज को 2, 4, 5, 6 एकड़ ज़मीन नहीं दे सकते। वो हॉस्टल, डॉक्टर जो पढ़ने वाले डॉक्टर होते हैं उनको कहाँ 10-15 किलोमीटर दूर सूरजकुंड रोड पे उनको हॉस्टल दिया है, क्योंकि आपने मोदी साहब ने घोषणा कर दी भाई जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ 150 कर दो। अरे 150 कर तो दो, वो कहाँ रहेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, उनको कितना स्टाफ चाहिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आदेश दे दिया हमारे पास मेडिकल की 130 सीटें, अब हमने 150 कर दी और इसे पूरे देश भर में इतने हज़ार इतने लाख डॉक्टर बन जाएंगे। पीजी स्टार्ट कर दी, पीजी बहुत अच्छी बात है मजदूरों के लिए, मरीजों के लिए, इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पीजी वो होते हैं जो मैं MBBS करने के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करने के साथ साथ प्रैक्टिकल उनको मरीजों को भी देखना होता है और वो मरीजों को देखते हैं और पढ़ते रहते हैं और दिन रात उनका काम चलता है और उनका हॉस्पिटल के साथ हॉस्टल में रहना निहायत ही आवश्यक होता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या काम करेंगे, ये परिस्थितियाँ इनको दिख रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं है, करना ही नहीं है। अब 10 सेक्टर का अस्पताल, 8 सेक्टर का जो हॉस्पिटल है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, पैसा ESI का होता है, लेकिन वो नहीं चला रहे, उनकी रुचि कोई नहीं है। 14 डिस्पेंसरियाँ हैं, लेके बैठे हुए हैं, ना खुद चलाते हैं ना छोड़ते हैं, छोड़ दे भाई कॉरपोरेशन तुम चला लो ना। हाँ, कॉरपोरेशन ऊपर से डंडा दिखाए, डबल इंजन की सरकार है तो 1 मिनट में ले भी सकती है, जो इनको ले लेना चाहिए था। परसों से मजदूर ये कह रहे हैं मुझे उसको नहीं चलाना, जिस तरह आपने 3 नंबर का अस्पताल ले लिया तो वो भी ले लो। स्टेट जब पैसा हम कॉरपोरेशन को देता है मजदूर, और कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी बनती है को चलाए। स्टेट से मात्र 8वां हिस्सा यानी 8 रुपये खर्च होते हैं तो 1 रुपया स्टेट देती है। वो देना भी क्या होता है, उससे ज़्यादा तो वो गड़बड़ झाला करके पूरा कर लेते हैं अपना, देना देना कुछ नहीं होता, सब ड्रामाबाजी है वो तो स्टेट से लेके अगर खुद चला लें तो मजदूर को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये काम भी करेंगे नहीं है, आसानी से करने वाले नहीं हैं। हाँ, लारे लप्पे जरूर दे देंगे, हम करेंगे। चलो ये तो चलो हो रहा है जो हो रहा है। मैं तो एक चीज़ को रो रहा हूँ, जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, दुनिया भर की सिफारिशें, मेरा इसको नौकरी लगा दो जी, मेरा कार्यकर्ता है, मेरा रिश्तेदार है जिसको यहाँ लगा दो जी, नौकरी लगा दो, ये मेरा जी फलाना आदमी है, इसका इलाज कर देना जी। ये कहेंगे भाई वो तो कवर नहीं होता, जी कर देना कोई बात नहीं, इसको जी रेफर, मतलब उल्टे पुल्टे कामों की सिफारिश तो रोज कर देंगे, लेकिन ये कभी नहीं देखेंगे इस अस्पताल की परिस्थितियाँ क्या हैं। सरकार के, क्योंकि स्टेट में भी सरकार इनकी है और वहाँ भी सरकार इनकी है, तो ये कह नहीं सकते भाई इसकी मंत्री जी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखते क्यों नहीं है, उनकी समस्याएं क्यों नहीं ठीक करते आप? कोई ज़रूरत नहीं कहने की। ये काम तो ये करेंगे, डॉक्टर लोग करेंगे, यहाँ का प्रशासन करेगा, मंत्री और जितने विधायक हैं ये फटीक डालने के लिए जरूर आ खड़े होंगे यहाँ पे। ये काम इनके जुम्मे है, इनको कोई रुचि नहीं है कि मजदूर का कोई भला हो जाए। तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पे चल रही हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से यहाँ की जो फैकल्टी है, या मैं ख़ास तौर पे यहाँ का जो प्रशासन है, जिसमें MS भी आते हैं, डीन भी आते हैं और जितने भी ऊपर के लोग हैं, इनकी ये कोशिश रहती है भी मजदूर को बेहतरीन इलाज देने का प्रयास किया जाए, और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये अब पिछले करीब 1.5-2 साल में जब से वो हार्ट की इन्होंने कैथ लैब लगाई है, हज़ारों लोगों की वो हृदय के जो इलाज थे, वो कितनी एंजियोग्राफी कर दी, कितनों के वॉल्व बदल दिए, क्या क्या नहीं किया। मतलब एक से एक बेहतरीन सेवाएं, ये एंकोलॉजी का काम शुरू किया, कैंसर का। अब कैंसर के लिए यहाँ पहले कोई इंतज़ाम नहीं था, और रेफ़र करना नहीं, और रेफ़र करना तो एम्स में कर देना।
एम्स में तुम क्या रेफ़र करोगे, एम्स में तो हम खुद ही चले जाएंगे फिर। तो रेफरल घटाने की कोशिश करते हैं, भाई प्राइवेट में रेफ़र ना किया जाएगा, हम पैसे खर्च होते हैं कॉरपोरेशन के, और मरने के लिए छोड़ दो। इस तरह की अनेकों चीज़ें थी जो अब यहाँ पे अंडर वन रूफ एक बिल्डिंग में, यहाँ के अस्पताल में वो चीज़ें मिलने लगी हैं, जिससे बड़ी सहूलियत है। अब पिछले कई दिनों से कोशिश हो रही है भाई यहाँ पे रेडियोथेरेपी और पेट स्कैन वगैरह लगाया जाए, लेकिन वो नहीं लग रहा, क्योंकि इसके लिए शायद जगह की भी कुछ कमी है, और वो नई बिल्डिंग अगर बने उसके अंदर इसकी सारी सेटिंग वेटिंग की जाए, लेकिन बनेगी कब और कब तक इसका इंतज़ार किया जाएगा। आज के दिन भी कम से कम भी 100, पिछले दिनों की मेरे पास रिपोर्ट है, 104 मजदूर मरीज जो थे वो कैंसर की लाइन में लगे हुए थे, और उनका इलाज करने के लिए पर्याप्त ना तो स्टाफ है ना बेड हैं, तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो एक समस्या तो मतलब ये कई बार कहते हैं कि पैसा नहीं है, स्टेट का या सेंटर का तो बहाना हो सकता है जी पैसा नहीं है। यहाँ पैसे की फरात है, पैसे की कमी कोई नहीं है, उसके बाद नहीं करना, मतलब नीयत बद है, नीयत खराब है, काम नहीं करना, पैसे का पहाड़ लगाया जाना। हाँ, उस पैसे को फिर शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, पूंजीपतियों की सेवा में देने के लिए पैसा है इनको। पिछले दिनों बात चली भाई एफडी तो बहुत करा लिए हैं, अब इसको शेयर मार्केट में निवेश करो, और शेयर मार्केट के लिए पैसा थोड़ी मजदूर दे रहा है आपको। तो इस तरह से इन्होंने जो दुर्गति मचाई हुई है, तो अब खाली ये है कि इसमें चलो वो तो उनका तो काम है जो कर रहे हैं, वो तो उसी काम के लिए बनी है, सरकार के में जो बैठे लोग हैं अफसर चाहिए वो तो ये करेगी, उनका तो काम है। दुर्भाग्य तो ये है कि मजदूर वर्ग क्या कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि कॉरपोरेशन में 1/3 मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं, 1/3 मालिकों के होते हैं, और 1/3 सरकार के होते हैं। तो मालिकों को तो कोई विशेष रुचि है नहीं, वो तो लड़ेंगे नहीं सरकार से, लेकिन जो मजदूरों के नुमाइंदे हैं, बड़ी बड़ी C2 के होंगे, HMS के होंगे, एटक के होंगे, इंटक के होंगे, BMS के होंगे, नेता हैं, वो मीटिंग में आते हैं या ना आते हैं, अपना जो जैसा भी करा के अपने फारिग, उनकी कोई रुचि नहीं है। अगर वो लठ लेके खड़े हो जाएं, भाई ये करना है मंत्री जी, कॉरपोरेशन साहब ये करना है आपको, उनको जरूरत ही नहीं, बोलते ना, कोई दिखाई नहीं देते। लोकल लेवल पे हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन लगभग मरा पड़ा है, उसकी तो मैं क्या तारीफ़ करूं। उसके लिए खैर हम भी जिम्मेवार हैं, हम भी ट्रेड यूनियन से आते हैं, हमारी भी कमियां रही होंगी, लेकिन जब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा नहीं होगा, मजबूती के साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक ये सरकार चाहे आज की वालों की रहे और पीछे कांग्रेस वालों की भी रह गई है, सबका यही हाल रहने वाला है। ये तो जब तक मजदूर जागरूक नहीं होगा तब तक ये चलने वाला नहीं है। दूसरी एक बड़ी भारी गलतफहमी लोगों को ये रहती है कि सरकार का अस्पताल है, सरकार चला रही है, सरकार कुछ नहीं चला रही, पैसा सारा मजदूर का है, सरकार की इसमें खोटी चवन्नी नहीं लगी हुई, एक एक पैसा मजदूर का है। हाँ, पैसा मजदूर से सरकार ले लेती है, उस पैसे का प्रबंधन और सारे अस्पतालों का प्रबंधन सरकार जरूर करती है, और प्रबंधन का ये हाल है जो मैं बता रहा हूँ, प्रबंधन का ये हाल है। और इसमें भागीदारी कहने को मजदूर के लोगों की है, नेताओं की है, लेकिन वो कुछ करके विशेष राजी मुझे देखते नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की हालत सुन लीजिए, फरीदाबाद में जितनी बिल्डिंगें हैं या राज्य भर में जितनी सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, उनका कोई कंप्लीशन का खर्चा, कोई नक्शे का खर्चा, कोई फीस नहीं होती। लेकिन ये हमारा जो हॉस्पिटल मजदूरों के पैसे से बना है, इसका कंप्लीशन नक्शा पास कराई के 5 करोड़ रुपए नगर निगम वसूल चुका है। कहते हैं तो मजदूरों का प्राइवेट है, ये तो सरकारी होता तो नहीं लेते, मजदूरों का है, इसलिए 5 करोड़ रुपए इसका लगेगा। और बदले में पानी की बूंद नहीं दे रहा नगर निगम, पानी भी अपना जमीन से जितना मिल जाए काम चला लो, नहीं मिलता तो कई बार पानी का भी संकट रहता है, टैंकर भी मंगाने पड़ते हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है, ये किसी को नहीं पता। सीवर की भी कोई व्यवस्था कॉरपोरेशन की नहीं है, वो भी उनका अपना इन हाउस प्रोग्राम इन्होंने अपना बनाया हुआ है, काम चला रहे हैं। उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स पे निगाह है, बिल बना रखे हैं लंबे लंबे, ये भी हम दे दो, क्योंकि मजदूरों का है, ये सरकार का नहीं है। और जब जरूरत पड़ती है, कोविड के वक्त में 2 साल 2 लहरों में पूरा अस्पताल कब्जे में कर लिया, और मजदूर बेचारा ओपीडी में आए, भगा दिया, चल भाई ये तो कोविड का हो गया। ये भी 2 साल इस तरह से मजदूरों को रगड़ा, उसका करोड़ों रुपए का बिल बनता है जो सरकार को दिया हुआ है। आज तक सरकार मुंह नहीं खोलती उसके ऊपर।
तो मज़दूरों को किस तरह से लूटने में लगी हुई है। मज़दूरों पे कहते हैं ना, भेड़ के ऊपर को ऊन नहीं छोड़नी, तो मज़दूर के पैसे पे भी इनकी क्या बदनीयती रहती है, ये इनका हाल है। तो एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। फैकल्टी पूरे जोर से लगी हुई है, सारा स्टाफ जोर से लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वालों की नीयत जो है गड़बड़ है। जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, जो मंत्री लेवल पे बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हुए हैं, उनकी अगर नीयत ठीक हो जाए तो ये क्लेश ना रहे। लेकिन उनको तो कोई रुचि नहीं है, वो निजी काम के लिए तो फट आ जाएंगे, चाहे मंत्रालय के हों, चाहे हेडक्वार्टर के हों, चाहे और विशेष हों। दिल्ली के किसी अस्पताल में नहीं जाएंगे, वो ESI के जो अस्पताल हैं सब यहाँ रेफर करेंगे, यहाँ भेज दो। अरे तुम अपना क्यों नहीं ठीक करते? सारा जो होता है रेडियोलॉजी का काम, आपके जो MRI है या CT स्कैन है, सारा दिल्ली का, गुड़गांव का, सारा यहाँ भेज दो। अब कितना ओवरलोडेड है भाई, तुम बाकी क्यों नहीं लगाते? दिल्ली में क्यों ना लगाओ, सबको वहाँ भी बांट लो। अब ये इतना ओवरलोडेड है, जिस दिन ये बैठ जाएगा उस दिन कहेंगे अब क्या करें, उसको नया लाने में फिर बरसों लग जाएंगे, फिर मजदूर रुलते फिरेंगे। तो मतलब इस तरह से बेकदरी इन लोगों ने कर रखी है, इसका क्या बताऊं। इसके अंदर मतलब दुख होता है, और दुख भी किसके आगे रोए जाके, जब हमारा अपना मजदूर वर्ग, हमारा मजदूर आंदोलन ही जब मरा पड़ा है, तो किसके आगे हम बीन बजाएं जाके। तो साथियों, दुख तो बहुत है, लेकिन अब इससे ज़्यादा तो कहने को तो बहुत कुछ है, और लगातार लिख भी रहा हूँ इसके ऊपर, और हमेशा मुंह में मतलब काफ़ी गुस्सा भी आता है, काफ़ी यत्न भी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ निकल जाता है। तो यही कह के मैं कहूँगा कि हमें मजबूत होना चाहिए और इसके लिए संघर्ष में उतरना चाहिए, तभी कुछ मजदूर को, आम जनता को कुछ मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।